हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और इस चैप्टर के साथ हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस यूनिट को हम पढ़ते हैं एज बायोटेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड द नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये दो चैप्टर हम इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। अब होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी होता है क्या नहीं है, कंटेंट क्या है वो तो चलो पढ़ ही लेंगे, आगे यही पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले एज ए डिस्क्लेमर एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ये चैप्टर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास 12th में मुझे पर्सनली जो दो यूनिट्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे वो पहली थी जेनेटिक्स और दूसरी थी बायोटेक्नोलॉजी। आपको जेनेटिक्स अगर अच्छे से आती है, आपने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ी है, जेनेटिक्स मीन्स चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, तो ये 5 एंड 6 मेनली, अगर ये दो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको बायोटेक्नोलॉजी समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि मुझे आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा व्हाट इज़ जीन, मुझे नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा जीन क्या होती है, बैक्टीरिया के अंदर आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये मुझे बार बार आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जेनेटिक्स पढ़ के आए हैं। लेकिन जिन्होंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है तो अब मैं डायरेक्टली सीधे सीधे तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि अरे जाओ बच्चों तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझ आपको भी सब कुछ आएगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी समझने में, कुछ टर्म्स को चीज़ें फिर समझ आएंगी। पढ़ाऊँगी मैं इस चैप्टर में भी डिटेल में सब कुछ, तो लेकिन अगर अच्छा समझना है तो पहले जेनेटिक्स पढ़ो और फिर उसके बाद ये पढ़ो। दिस इज़ द प्रॉपर वे। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर, यूनिट, नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। जो यहाँ पे एक वर्ड आया है बड़ा सा, बायोटेक्नोलॉजी, इस वर्ड का मीनिंग क्या है जो पढ़ेंगे आगे पूरी कहानी। अब जो अगले दो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब की जो है डेफिनेशन और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप खुद समझने के लिए, किसी और जिस इंसान को समझाना है, एक किसी ऐसे इंसान को समझाना चाह रहे हो जिसे कुछ भी नहीं पता दुनियादारी के बारे में, उसे यही नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो फिर उसे बायोटेक्नोलॉजी कैसे पता होगा। तो किसी ऐसे इंसान को समझाने के लिए मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से समझाती हूँ, स्प्लिट करके। बायो का मतलब होता है लाइफ, ये आप सभी जानते हैं। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी। क्या होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा मतलब है एनीथिंग विच इन्वॉल्व अ मैकेनिज्म विच इज रिलेटेड टू टूल्स और मशीन्स। टेक्नोलॉजी आपको, आप कभी आज तक किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं डिफाइन करी होगी। आप सोचोगे टेक्नोलॉजी, हाँ मैम ये फ़ोन इज़ अ टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वी आर यूजिंग, द एसी, दिस बोर्ड यू आर यूजिंग, कीबोर्ड, कंप्यूटर, एवरीथिंग यू आर यूजिंग इज टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम असली डेफिनेशन देखें तो टेक्नोलॉजी होता है एनीथिंग विच इन्वॉल्व अ मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग टूल्स एंड मशीन्स। मशीन्स एंड टूल्स एंड साइंटिफिक अप्रोच को यूज करके कुछ चीज़ ऐसी डेवलप की जा रही है विच विल बी बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। ऑलवेज बेनिफिशियल ही नहीं होती, कभी कभी नुकसान भी कर सकती है। वो चीज़ आएगी टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड इफ वी ऐड बायो टू इट, हमने उसके आगे लाइफ ऐड कर दिया, बायो ऐड कर दिया, तो क्या मतलब हो गया इसका। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझो। बायोटेक्नोलॉजी का सीधा सीधा ये मतलब है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, देन मशीन्स को यूज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मशीन्स को यूज करके कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे विच विल बी बेनिफिशियल टू। अ प्रोडक्ट बनाए तो किसी के काम आना चाहिए ना, तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो किसके लिए बेनिफिशियल होगा, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके ऐसी चीजें बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं विच आर यूजफुल फॉर लिविंग बीइंग्स ओनली, स्पेशली ह्यूमंस।
This everything, this definition covers the entire aspect of biotechnology. तो biotechnology होता क्या है? Biotechnology is the techniques of using live organism or their enzyme for products and processes useful to human. दिस इज वेरी मतलब ब्रॉड एंड लेम डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बिल्कुल एक बोलते हैं ना, बिल्कुल ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो दिस इज अ वेरी ऊपर ऊपर वाली डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक्स. हम इसमें वो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, वो मेथड्स पढ़ने वाले हैं इन विच वी विल यूज, जिन मेथड्स में हम यूज क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उनके एंजाइम्स एंड सम मशीन्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस विच आर यूजफुल टू ह्यूमंस. तो बेसिकली देखा जाए इंसानों के यूज में आने वाली सभी चीज़ें हम उनको प्रोड्यूस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं. अब क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? अभी भाई कोविड आया था, सबने कोविड की वैक्सीन लगाई, किसी ने कोविशील्ड लगाई, किसी ने कोवैक्सीन लगाई और किसी ने स्पुतनिक वगैरह ये सब लगाई. अब उसके बाद में ये वैक्सीन बनी कैसे? तो एवरीथिंग दिस सॉर्ट ऑफ सेक्शन कि हाँ, कई सारे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट, उनको इंसुलिन चाहिए होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है उनको. तो भाई वो इंसुलिन मार्केट से लेके आते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन और अपने बॉडी में यूज करते हैं. वो इंसुलिन कहाँ से आया बाहर? मार्केट में बॉटल में किसने पैक करके दिया? कहाँ से आया वो? तो ऑल सच अप्रोचेस जिसमें आप वो सारे प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस यूज कर रहे हो विच आर बेनिफिशियल टू योर बॉडी. क्लियर? दैट विल फॉल अंडर बायोटेक्नोलॉजी. European Federation of Biotechnology, now EFB is a very very big federation which is related to biotechnology. वो क्या definition देते हैं? Defines biotechnology as the integration of natural science and organism, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. So this is the more correct, appropriate and approved definition. अब ये वाली डेफिनेशन आप किसी को नहीं समझा पाओगे. आपने जो अभी बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स में जो डेफिनेशन पढ़ी वो डेफिनेशन आप किसी को भी समझा सकते हो. लेकिन जो पूरी वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड डेफिनेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की, जो EFB ने भी अप्रूव की है, वो कौन सी डेफिनेशन है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म. साइंस एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटीग्रेशन, और ऑर्गेनिज्म में इट कुड बी देयर सेल्स, parts thereof, parts उनके and molecular analogues, or it could be the genetic things, DNA, RNA for products and services. तो साइंस का और किसी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट का इंटीग्रेशन होना और उसका रिजल्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होना जो कि बेनिफिशियल होंगे किसके लिए? ह्यूमंस के लिए. So this is what biotechnology means. Definition समझ में आई? क्या definition है? The integration of natural science and organism, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. Am I clear to you? कोई भी दिक्कत? तो हमने समझी biotechnology की definition. Now what is biotechnology, or mainly what are the things which बायोटेक्नोलॉजी डील्स? वो क्या चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना है? ये तो समझ में आ गया कि ठीक है बायोटेक्नोलॉजी ये है, बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे बायो की फील्ड में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं. लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हमें पढ़ना है, जैसे कि नंबर 1 माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस. सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है वो क्या है? माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस. अभी हमने पढ़ा था कर्ड जमाते हैं लैक्टोबैसिलस को यूज करके. तो व्हाट वी आर यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक अ प्रोडक्ट विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन. बैक्टीरिया को यूज करके दही जमा रहे हैं और वो दही ह्यूमंस के काम आ रहा है. फर्स्ट अप्रोच. सेकेंड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मशीन्स. Synthesis and using a gene, synthesizing and then using a gene. किसी नए जीन का सिंथेसिस करना या फिर किसी नए जीन, कोई भी जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करना और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पुट करना, ये चीज़ भी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम कर पा रहे हैं. नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन्स, DNA या RNA कोई सी भी वैक्सीन्स की प्रिपरेशन हो पा रही है ड्यू टू दिस बायोटेक्नोलॉजी. एंड लास्टली, करेक्टिंग अ डेफिनेट डिफेक्टिव जीन.
कोई पर्सन है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, उसको कौन सी बीमारी हो गई है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, विद मेडिसिन से ठीक नहीं होता जेनेटिक डिसऑर्डर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, आगे हम अभी पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी वी आर नाउ एबल टू क्योर सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस और डिफेक्टिव जीन डिफेक्ट्स, वी आर एबल टू ट्रीट मोस्ट डेंजरस जीन डिफेक्ट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या अप्रोच हो सकती है, हम क्या क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट 2 चीज़ों को देखें, पहली और दूसरी, तो ये बहुत ही ब्रॉड है कि हाँ ठीक है हमारे काम आता है बैक्टीरिया इसमें और इसमें, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इससे ज़्यादा भी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, दैट इज़ टू मेक वैक्सीन्स, टू मेक एंजाइम्स, टू करेक्ट एनी डिफेक्टिव जीन, टू यूज़ अ जीन इन सम वन ऑर्गेनिज्म, टू डेवलप रेजिस्टेंट क्रॉप, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ये पढ़ाने से पहले आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती कि बच्चों चलो बताओ, आप मुझे कोई भी एक यूज़ बताओ कि जहाँ पे हम बैक्टीरिया को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो आप सब डेफिनेटली यही बोलते हैं कि मैम मिल्क से कर्ड बनाने में, हम वहाँ पे लैक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड बनाता है, वो हमारे काम होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली व्हाट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स। बायोटेक्नोलॉजी की अप्रोच इससे भी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी वाइड अप्रोच है, जिसमें वो चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं कि लाइक मेकिंग वैक्सीन्स, मेकिंग एंजाइम्स, मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स विच आर वेरी वेरी नेसेसरी एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। समझ में आ गई बात? अभी तक कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए फिर आगे देखते हैं नाउ कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और हम बात करते हैं व्हाट आर द मेजर और कोर टेक्निक्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। What do you understand by genetic engineering? बिल्कुल अभी तो ऐसा बायो वालों को फील हो रहा होगा ना कि अरे भाई ये कुछ तो भी तो बायो जैसा नहीं लग रहा है, इंजीनियरिंग आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ तो भी गलत जा रहा है, दिस इज़ नॉट बायो, दिस इज़ बायो, दिस इज़ बायो। ये भी एक तरीके की बायोलॉजी है जो काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती है, आप भी इंटरेस्ट लेके बढ़ो, आपको भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी, हमने अप्रोचेस देखी कि बायोटेक्नोलॉजी कितना मतलब वाइड है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का सीधा मतलब है जेनेटिक वर्क में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है हमारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, इनमें किसी भी तरह के चेंजेस लाना, हिंदी भाषा में बोलूं मैं तो हमारे जेनेटिक मटेरियल में किसी भी टाइप का छेड़छाड़ करना, कुछ भी छेड़छाड़ करना इन द जेनेटिक मटेरियल, इट इज रेफर्ड टू एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। डेफिनेशन क्या है? द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए इज केमिकली ऑल्टर्ड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए एंड आरएनए, उसको हम लोग केमिकली ऑल्टर कर रहे हैं। केमिकली ऑल्टर का क्या मतलब है? हम उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, and introduce into host organism to change the phenotype, and introduce into the host organism to change the phenotype. Now what do you understand by phenotype? अब जिसने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी उसे phenotype भी नहीं समझ में आएगा, तो देख लेते हैं phenotype क्या होता है भैया। phenotype का सीधा मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। क्या मतलब होता है phenotype का? फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है? फिजिकल अपीयरेंस, कोई दिखने में कैसा है, दैट इज द फिनोटाइप। और फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय जीनोटाइप। जो जीन्स का मेकअप होता है, जो जीन का मेकअप होता है, हाउ जीन्स आर फॉर्म, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। जीन कंस्टिट्यूएंट या जीन मेकअप, जीन क्या क्या है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। अब जो जीन्स हैं वही दिखेगा। सपोज किसी के अंदर दोनों कैपिटल टी वाली जीन है, मतलब जीनोटाइप टी है, तो मतलब वो बंदा टॉल दिखेगा। तो कैपिटल टी इज जीनोटाइप एंड टॉल दिखना इज फिनोटाइप, एंड टॉल दिखना इज फिनोटाइप। तो आई होप आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप तो क्लियर हो गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं आगे कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये हो रहा है, सपोज ये आपकी कोई जीन है,
ये आपकी कोई जीन है, यहाँ पे जीन कुछ आपकी इस तरीके की थी, जब ये पूरी जीन जो मैंने ड्रॉ करी तो आपका कलर यहाँ पे दिख रहा था फेयर, आप गोरे दिख रहे थे, फेयर गोरे थे। लेकिन अब आपकी यही वाली जो रेड कलर की जीन थी, इसमें क्या हुआ, यहाँ 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 तो ठीक है, यहाँ मैंने एक अपने मन की एक और वाइट कलर की जीन यहाँ पे ऐड कर दी, मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दी ना, ऑल्टर कर दिया ना, मैंने इस जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जीन के ऑल्टर होने से, जब जीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था तब आपसे फेयर दिखते थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस जीन में कुछ भी ऑल्टरेशंस किए, कुछ भी चेंजेस करे, आपका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सपोज अब आप ब्लैक दिखने लगे, क्या दिखने लगे, ब्लैक। तो आप देखो यहाँ जैसे ही जीन के लेवल पे हमने कुछ भी चेंजेस करे, आपका फिनोटाइप चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप इज फिजिकली द एक्सटर्नली आप कैसे दिख रहे हो, दैट इज द फिनोटाइप, एक्सटर्नल फीचर। तो अब फिर से ये डेफिनेशन रीड करो, क्या लिखा है, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इज केमिकली ऑल्टर्ड, चेंजेस करोगे एंड इंट्रोड्यूस इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, वापस से होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया टू चेंज द फिनोटाइप, ताकि फिनोटाइप चेंज हो जाए। मुझे आप गोरे नहीं अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने आप में ये वाली जीन हटा के ये वाली जीन डाल दी, तो अब आप काले हो गए और अब आप मुझे अच्छे लगने लगे। समझ में आ गई बात। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, गुड, वेरी गुड। अब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। Now, what do you understand by bioprocess engineering? That is maintenance of sterile ambience in chemical engineering processes for growing desired microbe, eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of antibiotics, vaccines, enzyme, etc. अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है, हम जहाँ पर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे हैं या जहाँ पर भी हम बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ हम मेंटेन करते हैं स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल एम्बियंस का क्या मतलब होता है, स्टेराइल एम्बियंस का मतलब होता है फ्री ऑफ एनी बैक्टीरिया, फ्री ऑफ एनी अदर बैक्टीरिया। सपोज दिस इज माई कल्चर प्लेट और मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो करना है, मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो करना है, मुझे इसमें कुछ और ग्रो नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी सब्सटेंसेस डाल दिए जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ होने देंगे, लेकिन और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देंगे। सो दिस इज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब ये होता है कि किसी भी अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, जिसकी हम करवाने चाह रहे हैं सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो और किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो। दैट इज व्हाट स्टेराइल एम्बियंस मीन्स। अब जब स्टेराइल रहेगा तो क्या होगा, हम अपनी चॉइस के माइक्रोब्स ग्रो कर पाएंगे, और जब हम अपने चॉइस के माइक्रोब्स ग्रो कर पाएंगे तो वी कुड मेक द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर चॉइसेस, दैट इज that are antibiotics, vaccines, enzyme, etc. So what is bioprocessing engineering? Bioprocess engineering. Bioprocess engineering means maintenance of sterile ambience in chemical engineering processes. So for growing desired microbe, ताकि सब हमारे मन के microbes वहाँ पे grow करें, unwanted, unnecessary microbes वहाँ पे grow ना करें। इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, और किस किस के काम आएंगे, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करें अपनी चॉइस के, तो हम वहाँ क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे, वी कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स एटसेट्रा। समझ आ गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी कहानी, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। अब हम चलते हैं फाइनली, तो आपने क्या पढ़ा अभी, आपने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या पढ़ा आपने, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। क्या आपने पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आने वाली एक चीज़ होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या होती है ये चीज़, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसके अंदर आने वाली, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड होने वाली एक चीज़ होती है, एक प्रोसेस होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाम पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है, हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ तो भी चेंजेस करने वाले हैं। सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये उसका डीएनए है, ये उसका डीएनए है। मैंने इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था, मैंने क्या करा, मैंने इसके डीएनए में कुछ तो भी चेंजेस कर दिए।
मैंने इसके डीएनए में कुछ इस टाइप के चेंजेस कर दिए। मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो पहले इतना जो सेगमेंट था, अगर मैं ये वाले सेगमेंट की बात करूं तो ये भी रेड था, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर अपनी पसंद की वाइट जीन इंसर्ट कर दी। मैंने अपनी पसंद की जीन यहाँ पे लगा दी, क्योंकि मे बी इस वाली डीएनए से जो प्रोडक्ट बन रहा था, जो भी रिजल्टेंट प्रोटीन था, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे वो वाला नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि प्रोटीन में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आ जाएं। तो मैंने क्या अल्टर कर दिया, मैंने इस पर्सन का जेनेटिक मटेरियल ही अल्टर कर दिया और अपनी मनपसंद का एक नया जेनेटिक मटेरियल डेवलप किया। दिस टेक्निक इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट का मतलब आप समझ रहे हो, अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना। पहले वहां से मैं इसको काट के इतना सेगमेंट हटाऊंगी, फिर अपने मनपसंद का सेगमेंट यहाँ पे जोड़ूंगी, तो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया ना मैंने नया। तो इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख देते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम नॉर्मल जो डीएनए होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हम उसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। क्लियर? नाउ basic steps in genetically modifying an organism. What are the basic steps that are involved in modifying the structure of any organism? Number one, identification of DNA with desirable gene. सबसे पहली बात तो हमें इसको एक एग्जाम्पल से समझना है। कैसे समझते हैं? हमारे पास एक क्रॉप है, ठीक है, हमारे पास एक कॉटन का पौधा है, कॉटन की फसल है पूरी। लो, कॉटन का पौधा नहीं, फसल है, कॉटन होती है ना, ठीक है, कॉटन की फसल है, बढ़िया है। लेकिन अब क्या है, ये कॉटन की फसल में सब कुछ अच्छा है, अच्छा प्रोडक्शन है, सब कुछ हाई फाई है, लेकिन एक तरीके के कॉटन बग्स होते हैं, एक तरीके के कॉटन ईटिंग बग्स होते हैं, कॉटन बग्स, वो आके इसको खा जाते हैं और ये फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। और ये कुछ भी नहीं कर पाती है कॉटन की फसल। वो क्या करेगी? प्लांट है ना, भाग के ऐसे करके बग को पकड़ के खा थोड़ी जाएगी, प्लांट है भैया वो। तो कुछ नहीं, मतलब सब कुछ ठीक था, अच्छा प्रोडक्शन है, सब कुछ है, क्वालिटी भी अच्छी है कॉटन की जो प्रोड्यूस होती है, लेकिन बस एक दिक्कत बन गई, कॉटन बग। जैसे ही हम इस कॉटन लगाते हैं, बहुत सारे कॉटन बग्स अटैक कर देते हैं और पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब तो फिर क्या किया जाए? हमने सोचा कब तक बाहर से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल साइड्स ये सब डालते रहेंगे, उससे बढ़िया कुछ ऐसा करते हैं, इस कॉटन के पौधे में ही कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या चेंजेस करेंगे? देखो, अभी जो जीन इसको कॉटन बग को खाना, अच्छा, जो पौधा कॉटन बग खाता है उसके अंदर कुछ इस टाइप का डीएनए है। अभी सपोज आप सोच लो, ठीक है, इस टाइप का कुछ डीएनए है। कॉटन का वो प्लांट, कॉटन की वो क्रॉप जिसे ये कॉटन बग खा जाता है, वो कुछ इस टाइप का डीएनए है। मैंने बोला हम ऐसा करते हैं कि हम कॉटन के डीएनए को ही बदल देते हैं, हम उसके अंदर एक जहर वाली जीन डाल देते हैं, ऐसा जहर जिससे कॉटन प्लांट को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बग जरूर मर जाएगा। मैंने ऐसा सोचा और मैंने अब क्या करा, मैंने इस वाले ओरिजिनल वाले डीएनए में से इतना सेगमेंट ब्रेक किया, तो इतना सेगमेंट तोड़ दूंगी तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। उतना सेगमेंट हटा दिया तो ऐसा दिखेगा ना। और मैंने अब इसमें एक टॉक्सिक जहर प्रोड्यूस करने वाली जीन इसमें यहाँ पे ऐड कर दी। और अब ये जो नया डीएनए बना, जिसे मैं बोलूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया वापस से कॉटन प्लांट में। मैंने किसके अंदर डाल दिया? कॉटन प्लांट के अंदर वापस डाल दिया। अब बताओ क्या होगा? पहले ये वाली जीन थी तो ये कॉटन बग्स आके खा जाते थे इनको, लेकिन अब मैंने तो उसकी जीन ही बदल दी ना, अब तो जहर वाली जीन डाल दी ना। अब कॉटन बग्स जैसे ही आके उसको खाएंगे, तुरंत के तुरंत वो मर जाएंगे, जिसके कारण फर्दर अटैक नहीं होंगे और प्लांट को डैमेज नहीं होगा। तो यही सेम स्टेप्स होती हैं किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। नंबर 1, सबसे पहले हमारा काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहला काम होता है ये व्हाइट वाली जीन को ढूंढना। सीधी सी बात क्या है, शुद्ध हिंदी में, सीधी भाषा में बोले तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको जो जीन चाहिए, आपको जिस जीन की जरूरत है, आपकी मनपसंद की जीन जो आपका मतलब का काम करेगी, आपको वो जीन सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन्स
के सब में जो डिजायरेबल जीन्स जहाँ है उस डीएनए को आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। मैंने ये वाइट वाली जीन कहीं से ढूंढी होगी ना, कहीं से तो ढूंढ के लाई होगी, तब तो इसमें काट के लगा दी मैंने। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जब मुझे जीन मिल गई तो मैंने इसको ऐड करा और इसको इसी होस्ट में वापस से कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया। थर्ड स्टेप क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब मैंने अगर इसको ट्रांसफर कर दिया था होस्ट में, तो अब मेरा ये काम है कि ये जीन जो होस्ट में गई है वहां पे भी स्टेबल रहे। साथ ही साथ में जब जब ये प्लांट रिप्रोड्यूस करे तो ये जीन आगे 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 अपकमिंग जनरेशन्स में भी फॉरवर्ड हो, क्योंकि आपको पता है जनरेशन टू जनरेशन क्या ट्रांसफर होता है, जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। तो अगर आपने जेनेटिक मटेरियल में कुछ छेड़छाड़ करी है जनरेशन 1 में, तो डेफिनेटली वो जनरेशन 2 में भी जाएगा, बिकॉज जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो जीन का ट्रांसफर होता है, जीन ट्रांसफर होता है। सो दीज 3 आर द बेसिक स्टेप्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेसिक स्टेप्स बताइए कि क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो आपको 3 स्टेप्स क्या क्या बतानी है। नंबर 1, सबसे पहले मनपसंद की जीन को ढूंढना। सेकेंड, उस फेवरेट उस डिजायरेबल जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना। नंबर 3, अगर डिजायरेबल जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अब उसको मेंटेन करके रखना, उस जीन को वहां पे क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना, ताकि क्या ना हो, ताकि वो जीन कुछ वहाँ पे खराब ना हो जाए, टूट ना जाए और आगे अगली प्रोजनी में भी जाए, ये भी हमें इंश्योर करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, मनपसंद की जीन के साथ में हमें जो डीएनए चाहिए हमने उसको ढूंढा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अच्छा, यहाँ से अगर हम समझने की बात करें, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये एक वाइट कलर की जीन है, जो देखो मैंने ड्रॉ कर दी है, एक वाइट कलर की जीन है और यही मेरी डिजायरेबल जीन है। क्या है, मेरी डिजायरेबल जीन है। अब ये जो डिजायरेबल जीन है, इसको ये मेरे काम की है, मतलब मेरे काम की वाइट वाली जीन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या, अब अगला ये अगली स्टेप में मुझे क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो मेरी वाइट वाली फेवरेट जीन है वो किस में प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो मेरी जो बैक्टीरिया है, जो डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन, वो किस में प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। और इससे निकाल के मुझे भेजना किसमें, सपोज किसी प्लांट में भेजना है, मुझे किसी प्लांट में भेजना है ना। मेरी डिजायरेबल जीन थी किसमें, मेरी डिजायरेबल जीन प्रेजेंट बैक्टीरिया में है, मेरी फेवरेट जीन, पसंदीदा जीन प्रेजेंट बैक्टीरिया में है, लेकिन मुझे भेजना किसमें, मुझे किसी प्लांट के पास में उस जीन को भेजना है। तो मैं अब क्या करूं, अब जीन उड़ के जाएगी, ऑप्शन ए, जीन चल के जाएगी, ऑप्शन डी, जीन बस में बैठ के जाएगी, ऑप्शन सी, और जीन जाएगी ही नहीं, ऑप्शन डी। बताइए कौन कौन कह रहा है उड़ के जाएगी और चल के जाएगी। उड़ के और चल के जाएगी जो लोग कह रहे हैं वो टोटली गलत है। जो कह रहे हैं बस में बैठ के जाएगी वो थोड़े थोड़े ठीक हैं, वो थोड़े थोड़े ठीक हैं, ठीक है, वो सच में ठीक है, मजाक नहीं कर रही हूँ, वो सच में ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बस है, यहाँ पे जो बस है, जिस बस में रेड कलर की बस बनाएंगे, लाल है, पूरी बस लाल है, यहाँ पे एक बस है रेड कलर की, जिसमें जो ये क्या करेगी, जो इस बैक्टीरिया के अंदर से इस जीन को पिक करेगी और इस प्लांट के अंदर छोड़ के आएगी। दिस बस और व्हीकल, इट इज नोन एज वेक्टर, इट इज नोन एज वेक्टर। समझ में आई आपको बात? तो आपको समझ में आया वेक्टर क्या होता है। जो पॉइंट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ ये डिजायरेबल जीन को इस होस्ट में भेजना है। ये कौन है, ये होस्ट है, प्लांट इज द होस्ट, क्योंकि इसमें जीन ट्रांसफर होगी। लेकिन भेजेंगे कैसे, कुछ तो साधन होना चाहिए ना, जाएंगे कैसे। तो अ वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म।
जो हम वेक्टर होता है ना, वेक्टर इज समथिंग, वेक्टर इज अ सॉर्ट ऑफ वेक्टर। अभी आप सिर्फ ये समझो, वेक्टर कुछ ऐसी चीज है जो जीन को एक ऑर्गेनिज्म से उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेगा। अभी आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान मत दो कि प्लाज्मिड क्या होता है। अभी जब आगे हम टूल्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मिड क्या होता है। वैसे प्लाज्मिड हमने पढ़ा है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो प्लाज्मिड, लेकिन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो काफी लोगों का तो उड़ चुका होगा प्लाज्मिड, तो इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है प्लाज्मिड। लेकिन अभी आप ये फोकस करो कि वेक्टर क्या होता है। तो क्या होता है वेक्टर? वेक्टर सिंपली होता है जो कोई ऐसा चीज जो जीन के ट्रांसफर होने में हेल्प करेगा फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट। समझ में आई बात? अब वेक्टर समझ आ गया क्या होता है? वेक्टर सिंपली गाड़ी है जिसपे बैठ के हमारी डिजायरेबल जीन होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाती है। आप तो ऐसे याद रख लो। अब ये वेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या वो चीज है जो वेक्टर की तरह बिहेव कर सकती हैं? तो पहला चीज होता है प्लाज्मिड। पहली चीज क्या होती है? प्लाज्मिड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ये लिख दी मैंने आपके सामने प्लाज्मिड की डेफिनेशन। प्लाज्मिड क्या होता है? अगर आप कोई भी बैक्टीरिया पढ़ रहे हो तो बैक्टीरिया के अंदर क्या चक्कर रहता है? आपको पता है बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो उसके डीएनए के स्ट्रैंड रहते हैं, क्रोमैटिड रहते हैं, वो ऐसे करके नेकेड होते हैं। उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। क्या ये एक बैक्टीरिया है? लेकिन आपने ये पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में एक एक्स्ट्रा सर्कल शेप का सिंगल क्रोमोसोम वाला जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिस एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मिड। और जो मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये पढ़ा है क्लास 11वीं में, चलो नहीं भूल गए हो फिर से सुनो। एक अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर एक तो होता है मेन जीनोमिक मटेरियल, जो कि कैसा होता है? जो कि डीएनए होता है, जो नेकेड यहाँ सेंट्रल पोर्शन में लाई करता है। दूसरा होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जो सर्कल फॉर्म में एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। मेनली सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, सारे प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में स्पेशली प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्लाज्मिड। समझ आई बात? तो प्लाज्मिड, तो वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड होता है, इट बिहेव्स लाइक वेक्टर। ये वेक्टर की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर हम किसी अपनी फेवरेट जीन को अपने प्लाज्मिड के ऊपर बिठा देते हैं, मतलब किसके ऊपर बिठा दिया? बस के ऊपर, वेक्टर के ऊपर बिठा देते हैं, तो ये प्लाज्मिड उसको होस्ट के पास में लेकर चला जाएगा। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है प्लाज्मिड हमारा? प्लाज्मिड इज बिहेविंग लाइक अ बस, जो उसको वहां से वहां तक लेके जाएगा डिजायरेबल जीन को। A vector DNA such as plasmid is used to deliver an alien piece of DNA into the host organism. तो सेकेंड स्टेप आपको क्लियर हो गई। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इन सेकेंड स्टेप वी जस्ट इंट्रोड्यूस द आइडेंटिफाइड DNA और द डिजायरेबल जीन इनटू द होस्ट। क्लियर? ओके, चलिए, तो जब आपको ये क्लियर हो गया तो अब आगे थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जो कि क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। Now a piece of alien DNA has the number of sequence called origin of replication needed for starting replication. मेरी बात ये समझो, आपने वो अपने मनपसंद का डिजायरेबल जो पीस था डीएनए, आपने उसको वेक्टर के ऊपर, प्लाज्मिड के ऊपर बिठाया और आपने उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेज दिया। ओके, ठीक है, आ गया, चलो बढ़िया। लेकिन क्या वो जो आपने अपनी मनपसंद का ये वाइट कलर का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए भेजा है, पीस ऑफ डीएनए, जीन भेजा है, क्या ये इस होस्ट का खुद का जीन है? नो, डेफिनेटली नॉट। तो क्या ये होस्ट उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा और बोलेगा चलो ठीक है, मैं, ये होस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बोलेगा मेरा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो मैं तुम्हारे को भी साथ में रेप्लिकेट कर देता हूँ? क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये जो बाहर से गया हुआ जेनेटिक मटेरियल है, जब तक ये होस्ट उसको अपना ना ले,
उसको अपना ना बना ले। एंड अपना बना लेने का क्या मतलब है? अपना बना लेने का ये मतलब है कि ये जो बाहर से गया हुआ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा डीएनए है, ये इस होस्ट के मेन जीनोम का, मेन जीनोम मतलब समझते ना, मेन जीनोम नहीं, बेसिकली इस होस्ट के जीनोम का पार्ट ना बन जाए, इस होस्ट के जीनोम का पार्ट ना बन जाए। तो अपना बना लेने का क्या मतलब है कि ये जो बाहर से आया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या आया है बाहर से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये होस्ट उसको अपने जीनोम में ऐड कर ले कि हाँ भाई आजा, तू तो हमारा अपना ही है, तू पराया नहीं है। दिस इज व्हाट अपनाना मीन्स। जब तक ये प्रोसेस नहीं हो रही है, जब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के जीनोम से अटैच नहीं हो पा रहा है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा है, तब तक इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक, खुद सोचो ना, जब तक ये जीनोम के साथ में नहीं जुड़ा, जब तक ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा इसका मतलब कुछ ना आरएनए बनेगा ना प्रोटीन बनेगा। तो क्या फायदे की जीन भेज दिया आपने? समझ आ रही है बात? तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बाहर से आरडीएनए भेजा गया, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजा गया, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसका पार्ट बनना होता है? जाके उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जाके होस्ट के जीनोम का पार्ट बनना होता है, ताकि वो रेप्लिकेशन कर पाए, और रेप्लिकेशन करने के बाद में वो अपना रिजल्ट या जैसा फिनोटाइप वो प्रोड्यूस करवाना चाहता था वैसा वो प्रोड्यूस कर पाए। अब इस सब के लिए जो हमारा ये जो है, अब एक और सवाल कि इसको भाई क्यों इतना है, हाँ चलो ये तो समझ में आ गए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो बाहर से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजा, इसको इतना क्या था कि वो मुझे अपना ले? नहीं भी अपना रहा था अगर होस्ट तो चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहता उसकी बॉडी में, क्या दिक्कत थी? तो आप बोलोगे मैम दिक्कत ये थी ना कि वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था, अगर वो जीनोम का पार्ट नहीं बनेगा। मैं बोलूँगी हाँ ठीक है, वेरी गुड, नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पास ऐसा क्या नहीं था कि वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था? तो जो हमने बाहर से रिकॉम्बिनेंट भेजा उसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और द ओरी साइट नहीं था। क्या नहीं था उसके पास? अपना ओरी साइट। हमने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाला है किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके पास अपना ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट उसके पास नहीं था। और जब तक ओरी साइट प्रेजेंट नहीं होती है, जिसने भी रेप्लिकेशन पढ़ा है उसको पता है ये चीज कि जब तक ORI, ओरी साइट नहीं होती, तब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता। तो इसी कारणवश जो हमारा आरडीएनए था उसको जीनोम में जुड़ना पड़ा। अब वो जीनोम में जुड़ गया तो उसके पास क्या अवेलेबिलिटी आ गई? उसके पास ओरी साइट भी प्रेजेंट हो गई, और अब ओरी साइट है तो वो इजीली रेप्लिकेट कर सकता है। इजीली ये जो आरडीएनए है वो पूरे जीनोम के साथ साथ में रेप्लिकेट कर सकता है। समझ में आया? ये पूरी कहानी मैं एक बार फिर से समझाती हूँ आपको इरेज करके। मेन क्या हुआ, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इंट्रोड्यूस करा होस्ट में। मैं बोल रही हूँ ये जब तक इस होस्ट के जीनोम का पार्ट नहीं बन जाता, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब तक इस होस्ट के जीनोम का पार्ट नहीं बन जाता, जब तक इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास क्या नहीं है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डू नॉट हैव ओरी, उसके पास ORI नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट नहीं है, और जब उसके पास ओरी नहीं है तो इट कैंट रेप्लिकेट अलोन। दैट इज व्हाई इट needs to become the part of genome, main genome, recipient's genome, ताकि वो रेप्लिकेशन कर पाए। अब ये सारी बातें रीड करो। A piece of alien DNA has numbered the sequence called origin of replication, ORI, needed for starting replication. आप यहाँ से फोकस करो कि origin of replication क्यों चाहिए होता है? To start replication. So it cannot multiply itself in the progeny cells of the organism. तो अब जब उसके पास ORI ही नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास has no ORI, तो वो जाके प्रोजनी सेल से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या नहीं कर सकता? रेप्लिकेट नहीं कर सकता।
Hence alien DNA is integrated into the recipient genome. इसी कारण से जो ये बाहर से DNA गया है इसको जीनोम का पार्ट बनना पड़ता है ताकि it multiplies and inherit along with the host DNA, ताकि वो मल्टीप्लाई कर पाए और जो मनपसंद की हमने DNA भेजा है ताकि वो अपनी मनपसंद का जो भी कैरेक्टर वो लेके गया है वो उस कैरेक्टर को क्या कर पाए, वो उस कैरेक्टर को प्रेजेंट कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। समझ में आ गई बात। तो पहली चीज मनपसंद की जीन ढूंढी, दूसरी चीज क्या करा, दूसरी चीज उस मनपसंद की जीन को वेक्टर मेनली कौन होते हैं, प्लाज्मिड, उस पर बिठा के हमने होस्ट में भेजा। होस्ट में चला तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मनपसंद की जीन, लेकिन जब तक वो जीनोम का पार्ट नहीं बन जाती तब तक उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो अकेले रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा आरडीएनए, क्योंकि उसके पास ओआरआई नहीं है। इसीलिए वो जीनोम का पार्ट बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीनोम का पार्ट बन जाएगा। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीनोम का पार्ट बना उसको मिल जाएगी ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी जीनोम के साथ साथ में रेप्लिकेट करने लगेगा और नेक्स्ट प्रोजेनी सेल्स में ट्रांसफर होता जाएगा। समझ में आया पूरा मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसी को कोई भी दिक्कत? अभी हमने आपको समझाई बेसिक 3 स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। The process of joining and inserting foreign piece of DNA into a host, पूरी प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड इंसर्टिंग, पहले तुमने एक जगह से डीएनए काटा होगा, उसको हटाया, फिर मनपसंद वाला उसको काटा होगा, फिर उसको लाके इसमें जोड़ा होगा। तो ये पूरी काटने जोड़ने वाली प्रोसेस जो है, और फिर अल्टीमेटली उसको ट्रांसफर किया इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, in foreign piece of DNA into a host organism to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology। इसी पूरे प्रोसेस को जो अभी 3 स्टेप्स में पढ़ा, इसको पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बिकॉज आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे जैसे ये आपका डीएनए है और ये मनपसंद डीएनए है, आपको इसको भी इतना काटना पड़ेगा और आपको इसको भी इतना काटना पड़ेगा, दोनों को काटोगे आप सीजर से, फिर क्या करोगे, फिर आप ये अपने रेड वाले में ये वाइट वाला फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, जुड़ गया, तो यहाँ तक तो काटना जोड़ना चला। फिर इसके बाद ये डिजायरेबल वाले को बिठाओगे वेक्टर के ऊपर और वेक्टर के थ्रू आप भेजोगे होस्ट में, तब जाके कहीं ना कहीं आपको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो आप ये वाला भेजोगे, तब मनपसंद का कैरेक्टर्स यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। दिस एवरीथिंग इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आरडीएनए भी हम देखते हैं, वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। तो स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर वर फर्स्ट 2 साइंटिस्ट्स who discovered RDNA technology, who invented recombinant DNA technology and who created the first recombinant DNA. They isolated and अब इन्होंने कैसे करा, क्या किया था इन्होंने, इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हर्बर्ट बॉयर का। They isolated an antibiotic resistant gene piece of DNA from a plasmid of Salmonella typhimurium। अब समझो, ये Salmonella typhimurium एक बैक्टीरिया है। क्या है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम? एक बैक्टीरिया है, और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और इसके अंदर एक रेड कलर की जीन प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर की जीन साल्मोनेला के अंदर प्रेजेंट है, ये कैसी जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कैसी जीन है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का? ये बैक्टीरिया है। क्या है ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये है साल्मोनेला। साल्मोनेला बैक्टीरिया है ये। और बैक्टीरिया को मारने के लिए आप जो यूज करते हो वो कहलाती हैं एंटीबायोटिक्स। वो क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स। और इस वाले बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है? इसमें तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ARG प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है इसमें। तो मतलब कि साल्मोनेला के अंदर ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी जीन है कि आप उसको अगर एंटीबायोटिक दोगे भी तब भी उसे कुछ नहीं होगा, वो नहीं मरेगा। तो क्या किया उन्होंने? दे आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पीस ऑफ DNA फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा? अब उसके बाद उन्होंने एक दूसरा बैक्टीरिया लिया,
उन्होंने एक दूसरा बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है जिस बैक्टीरिया का नाम? ई कोलाई। ठीक है, इशीरिया कोलाई। तो ई कोलाई उन्होंने दूसरा लिया। जो ई कोलाई का हमने जीन बनाया है वाइट वाइट वाला, ये इसका ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास में एंटीबायोटिक से लड़ने की शक्तियाँ नहीं है। ई कोलाई में, ई कोलाई के पास एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं है। आप इसमें को एंटीबायोटिक डालोगे ये मर जाएगा, लेकिन आप इसमें एंटीबायोटिक डालोगे तो ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा साल्मोनेला? क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। हमको बड़ा मजा आ गया, हमने कहा इसको भी बचाते हैं ना बेचारे को, वो तो बच जा रहा है क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसको भी बचा लेते हैं किसी तरीके से एंटीबायोटिक से। मतलब दोनों को एंटीबायोटिक से खतरा था, लेकिन उसने अपने में जीन ही डेवलप कर ली। कहता मुझे नहीं मरना एंटीबायोटिक से, मैं अपने अंदर डेवलप कर ले रहा हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इसके लिए ये बेचारा ई कोलाई कुछ नहीं कर पाया, तो इनकी मदद करी वो दो साइंटिस्ट ने, कोहेन एंड बॉयर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने साल्मोनेला टाइफी से ये जो रेड कलर की रेजिस्टेंट जीन थी इसको कट करके इसका पीस निकाला, इसका पीस यहाँ पे निकाला। तो ऐसे करके जो पीस यहाँ पे कट करके निकाला, ये पीस किसका है? ये पीस है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ये क्या है? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ARG का क्या मतलब है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल ली साल्मोनेला टाइफी से। अब क्या करा, अब इस जीन को बिठाया एक वेक्टर के ऊपर। किस पे बिठाया? एक वेक्टर के ऊपर, और वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर कर दी ई कोलाई में। किस पे बिठाया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को वेक्टर के ऊपर, और वेक्टर को ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में। वेक्टर किसको यूज करा? वेक्टर वाज प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड को यूज करा और इसके थ्रू ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा, ई कोलाई के अंदर भी ये जो थी रेजिस्टेंट वाली जीन आ गई, नया बन गया ना, नया उसका जेनेटिक मटेरियल नया सा कुछ हो गया और इसके अंदर भी ई रेजिस्टेंट आ गया। समझ में आया? तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाली साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। इट वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड वेक्टर, उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक किया एंड ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, और ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, अब ई कोलाई को भी एंटीबायोटिक से कोई खतरा नहीं रह गया, क्योंकि उसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई। अब वो भी कोई सी भी एंटीबायोटिक डाल दो, अब ई कोलाई भी नहीं मरेगा। वो बोलेगा अब हम कोई पुराने वाले ई कोलाई नहीं हैं जो लिबर करते हैं, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, अब हम भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से नहीं मरेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या एक्सपेरिमेंट था? चलिए बढ़िया, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने बिल्कुल बेसिक सीखा अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस को करने के लिए जो अभी हमने आपको 3 स्टेप्स में पढ़ा दिए, इतनी आसान नहीं है, इसके लिए हमें कई सारे टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उनकी स्टडी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।